चैनपुर गांव अपने ऐतिहासिक लाल किले के कारण बहुत ही प्रसिद्ध था। इस लाल किले को देखने लोग दूर दूर से आया करते थे। इसी गांव में रवि नाम का युवक रहता था। रवि, अरे अब उठ भी जाओ, दोपहर हो चुकी है। हाँ उठ गया, बस कुछ देर और माँ। क्या पता कब उठोगे बेटा, हमारा तो अब बुढ़ापा भी आ गया, पर तुम अब तक नहीं उठ पाए। सोचा था तुम सहारा बनोगे, पर अब तुम अपने लिए ही खड़े हो जाओ तो भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। लो बाबा उठ गया, अब मिली शांति। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। उम्र मेहनत की है और काम टके का नहीं। कांता और नरेंद्र की बातें सुनकर रवि गुस्से से घर से बाहर चल पड़ा। मुझे कामचोर कहते हैं, पर मैं काम करके क्या करूंगा, बस बिना बात की मेहनत। रवि सोच में डूबा हुआ एक बरगद के पेड़ के पास बैठा था कि तभी एक बाबा आकर रवि से कहते हैं, बेटा इस पेड़ के नीचे मुझे ध्यान लगाने के लिए बैठना है। तुम उठकर कुछ दूर बैठ जाओ और मुझे यहाँ ध्यान लगाने के लिए बैठने दो। नहीं नहीं, मैं यहाँ से नहीं उठने वाला। वो क्यों बेटा? मुझे काम करना पसंद नहीं। क्यों बैठे हो आलस में कि तुमसे राम कहा ना जाए? आप भी मुझे सबकी तरह ऐसे ही कह रहे हैं। आपको तो पता होना चाहिए कि काम करने से कुछ नहीं होगा। आप भी तो बस ध्यान में ही बैठे रहते हैं। अच्छा तो ये बात है। बाबा ने कुछ सोचा और मुस्कुरा कर कहा, बेटा तुम यदि मुझे यहाँ ध्यान लगाने दोगे तो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे वरदान दीजिए, फिर मैं आपको अपने स्थान पर बैठने दूंगा। अवश्य, किंतु एक शर्त पर बेटा। शर्त? कैसी शर्त? कि जो वरदान प्राप्त करोगे उसका दुरुपयोग नहीं करोगे, तभी वो वरदान फलित होगा। हाँ बाबा, मैं वरदान का कोई दुरुपयोग नहीं करूंगा। आप बस मुझे जल्दी से वरदान दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें किसी भी चीज को गायब या प्रकट करने की शक्ति दे देता हूँ। बस तुम्हें ये मंत्र कहना है, ओम भट गायब हो जा स्वाहा, ओम भट प्रकट हो जा स्वाहा। फिर बस चुटकी बजाओ और कार्य पूरा होगा। जी बाबा, मुझे मंत्र याद हो गया। अब आप बैठिए, मैं यहाँ से चला। बाबा से मंत्र पाकर रवि अपने रास्ते चल पड़ा। अब क्या किया जाए? इस मंत्र का उपयोग कहाँ किया जाए और क्या ये मंत्र काम भी करता है? रवि को तभी एक युवक बैग लेकर जाते हुए दिखा। अगर इस बैग को गायब कर दूं और बेच दूं तो बिना मेहनत के पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे मेरा बैग कहाँ गया? अब मैं क्या करूं? रवि मुस्कुराते हुए कुछ दूर आगे चलता है और फिर से वही मंत्र बोलता है, ओम भट बैग प्रकट हो जा स्वाहा। अरे वाह, बैग तो सच में वापस आ गया। ये मंत्र तो सच में बड़े काम का है। वाह भाई, बढ़िया पैसे बन जाएंगे। अब तो मेहनत से छुटकारा। उसी रात रवि बिस्तर पर बैठे हुए पैसे गिन रहा था। तभी नरेंद्र आता है। बेटा रवि, ये क्या तुमने कोई काम शुरू कर दिया? ये पैसे कहाँ से आए? हाँ पापा, अब कोई चिंता नहीं, अब तो पैसे ही पैसे होंगे। पर ऐसा क्या काम शुरू किया है तुमने? ये सब आप मत सोचो पापा, अब तो बस पैसे गिनने का समय है। नरेंद्र रवि का जवाब सुनकर चिंतित हो जाता है, पर रवि से फिर कोई प्रश्न नहीं करता। रवि फिर से एक नई चोरी की खोज में निकलता है और तभी उसे एक गहनों से लदी हुई औरत दिखाई देती है। वाह, आज तो शुरुआत ही इन आभूषणों से हो गई। इन गहनों के तो ढेर सारे पैसे मिल जाएंगे। ये ठीक रहेगा, एक बार में काफी पैसे आ जाएंगे। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। अरे मेरे गहने! मेरे गहने!
पैसे चोरी कर लिए। अब तो बहुत पैसे आ जाएंगे, पर कुछ और भी गायब कर दूं और एक साथ बेच दूं तो तब तो और बढ़िया होगा। ये कहकर रवि की नजर वहाँ पर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर जाती है। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। ये भी गायब। अब चलकर इन्हें बेच देता हूँ। नरेंद्र और कांता रवि के हाथ में ढेर सारे पैसे देखकर अचंभित रह गए। कांता जितनी ही खुश थी, नरेंद्र उतना ही चिंतित था। माँ, आज तो बहुत पैसे ले आया। अब तो कामचोर नहीं कहोगी ना? वाह बेटा, इतने पैसे! लगता है तुम्हारा नया काम काफी फल फूल रहा है। हाँ माँ। कैसी बातें कर रही हो कांता? ये कहता है कि कल ही इसने काम शुरू किया है, तो इतने पैसे एक दिन में कहाँ से आए इसके पास? मैं साल भर भी मेहनत करूँ ना तो भी इतने पैसे नहीं आएंगे। मैं कुछ भी करूँ, आप तो बस मुझ पर शंका ही करेंगे। हाँ जी, सही कह रहा है रवि। मेरा बेटा कामचोर जरूर है, पर चोर नहीं। नहीं, मैं नहीं मानता। तुम इससे पूछो कि इसने इतने पैसे कहाँ से लाए। आप साल भर में भी इतना कमा नहीं सकते, तो इसी वजह से इतनी शंका हो रही है ना आपको? तुम यहाँ से चले जाओ और अब यहाँ वापस मत आना। हमें ऐसे पैसे नहीं चाहिए जो गलत तरह से कमाए गए हो। हाँ हाँ, जाता हूँ मैं भी यहाँ पर अब एक पल नहीं बिताना चाहता। रवि की कटाक्ष बातें सुन नरेंद्र और कांता की आंखों में आंसू आ गए। रवि वहाँ से चला गया। खुद को समझते क्या है सब? पैसे नहीं थे तो इतनी बड़ी बातें, और अब है तो इतनी सारी शंकाएं। चोरी थोड़ी की है भाई। हाँ हाँ, बस गायब किया है, चोरी नहीं। रवि गांव के मुंशी महिपाल के पास जाता है। महिपाल जी, वो जरा आपसे एक काम था। कैसा काम रवि? मुझे एक घर खरीदना है, बड़ा सा। ये रहे पैसे। इतने पैसे कैसे? वो एक काम शुरू किया था, उसमें ही मिले हैं महिपाल जी। अच्छा, वैसे रवि तुमने सुना गांव में बहुत चोरियां हो रही हैं। तो कहना क्या चाहते हैं? अरे भाई कुछ नहीं, आओ तुम्हें घर दिखा देता हूँ। 1 महीना बीत चुका था। रवि अपने नए घर में बैठा कुछ सोच रहा था। अब तो ये घर भी ले लिया, पर पैसे अब कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएंगे। अब क्या करूं? फिर से गहने गायब करूं क्या? नहीं, इतनी छोटी छोटी चीजों से अब काम नहीं होगा, वरना फिर कुछ महीनों में मुझे काम करना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, बाहर कुछ ढूंढता हूँ कि कई वर्षों तक उठना ही ना पड़े काम के लिए। रवि महिपाल से कुछ पता करने उसके घर जाता है। महिपाल जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक ही हूँ रवि। ये बताओ, आना कैसे हुआ? बस ऐसे ही एक सवाल उठा मन में, तो आपके पास चला आया। कैसा सवाल? चैनपुर की सबसे प्रसिद्ध और मूल्यवान वस्तु कौन सी है? चैनपुर तो अपने ऐतिहासिक लाल किले के कारण प्रसिद्ध है, और उससे ज्यादा मूल्यवान चीज यहाँ तो कोई नहीं। हाँ, सही कहते हैं। तो सोच रहा हूँ फिर आज देख ही आऊं लाल किले को। अच्छा, मैं चलता हूँ महिपाल जी। रवि अपना मन बनाकर लाल किले की ओर निकल पड़ता है। महिपाल रवि को शंका की नजरों से देखता है और उसका पीछा करता है। वाह भाई, जितनी भी बार देखो ये लाल किला उतना ही सुंदर और अद्भुत लगता है। यही नहीं, इसमें तो कई सारी मूल्यवान चीजें भी होंगी। वर्षों तक काम की तरफ मुंह नहीं मोड़ना होगा। ये रवि आखिर कर क्या रहा है? काम तो करता नहीं, तो फिर इतने पैसे कहां से लाता है? जरूर गांव में जो चोरियां हुई हैं, उनमें इसी का हाथ है। अब क्या चोरी करूं इस ऐतिहासिक और मूल्यवान लाल किले से? क्यों ना ये पूरा लाल किला ही गायब कर दूं? पैसों की मानो वर्षा हो जाएगी मुझ पर। 7 पुश्तों तक काम नहीं करना होगा। ओम भट गायब हो जा स्वाहा। ये क्या हुआ? महिपाल की तरह ही इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर वहां खड़े सभी लोग चकित के चकित रह गए।
ये क्या हुआ और कैसे हुआ? इस रवि ने कुछ मंत्र पढ़ा, चुटकी बजाई और बस गायब। इसी रास्ते से छोटी मोटी चोरियां शुरू की थी और आज देखो पूरा का पूरा लाल किला मेरा है। अब तो पूरी उम्र काम की चिंता ही नहीं करनी होगी। महिपाल अब भी रवि का पीछा कर रहा था। उसकी शंका अब कई गुना बढ़ चुकी थी। अरे मैंने ये लाल किला चुरा तो लिया, पर इसे खरीदेगा कौन और ये पैसों की तंगी कैसे ठीक की जाए? तभी रवि सामने खड़ी वीरान हवेली देखता है। खैर, जब तक इसे बेचने का कोई रास्ता नहीं मिलता तब तक ये हवेली ठीक रहेगी। इससे कुछ वर्षों तक पैसों की तंगी दूर हो जाएगी। इसके मंत्र पढ़कर चुटकी बजाते ही यह हवेली गायब हो गई। ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। इसकी शिकायत मुझे कलेक्टर जी से करनी होगी। महिपाल वहां से सीधा कलेक्टर ऑफिस चला जाता है। कलेक्टर साहब, कलेक्टर साहब। अरे अरे, हाफ क्यों रहे महिपाल जी? मैंने रवि को लाल किला गायब करते देखा है। क्या ये तुम झूठ तो नहीं कह रहे ना? नहीं, मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ। इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो मैं इसे साबित भी कर सकता हूँ कि चैनपुर गांव में जो भी चोरियां हो रही हैं, उसका जिम्मेदार रवि ही है। पर अगर उसके पास सही में ऐसा कोई चमत्कार है तो तुम इसे साबित कैसे करोगे? रवि घर खरीदने मेरे ही पास आया था और आज ही उसने रास्ते से एक हवेली चोरी की है। उसे बेचने वो जरूर आएगा। यदि वो हवेली हूबहू आज की हवेली जैसी ही रही तब ये साबित हो जाएगा कि चोर रवि ही है। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। जैसा महिपाल ने सोचा, ठीक उसी तरह रवि महिपाल के घर आया। अरे रवि, क्या बात है? महिपाल जी, मुझे तो एक घर बेचना था। मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं। हाँ, सही किया जो यहाँ आ गए तुम। वैसे ये नया घर है कहाँ? बस मेरे घर के बगल में ही बनाया है। आप कल सुबह 9 बजे आ जाइएगा महिपाल जी। अच्छा, ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। रवि के जाते ही कलेक्टर बाहर आते हैं और महिपाल उनसे कहता है, कलेक्टर साहब, हम कल समय से पहले वहां पहुंचकर इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। अब ये रवि रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। महिपाल कलेक्टर और उसके 2 सिपाहियों सहित अगले दिन समय से पहले ही छिपकर रवि के आने का इंतजार कर रहे थे और मिलने के लिए निश्चित किए गए समय से कुछ देर पहले ही रवि आता है। ओम भट घर प्रकट हो स्वाहा। रवि के मंत्र पढ़ते ही उस खाली जगह पर हवेली प्रकट हो जाती है। उन सब ने ये चमत्कार देखा और समझ गए कि जो चोरियां हो रही है वो सब रवि ने ही की है। तुम्हें चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। अरे ये क्या? ये आप लोग क्या कर रहे हैं? तुमने जो चोरियां की हैं उनका भुगतान है ये रवि। नहीं, ये कैसे हो सकता है? अब हाथ पैर मारने से क्या होगा? पहले गलत काम करते हो, फिर ये ढोंग। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहाँ बाबा प्रकट हो जाते हैं। बेटा रवि, मैंने तुमसे पहले ही शर्त रखी थी कि तुम इस वरदान का दुरुपयोग नहीं करोगे। अब मैं तुमसे ये वरदान वापस लेता हूँ। अब तुम अपनी गलतियों के लिए प्रायश्चित करो। ये कहकर बाबा वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। चैनपुर का ऐतिहासिक लाल किला एक बार फिर अपनी अद्भुत सुंदरता से गांव की शोभा बढ़ाने लगा। एक गांव में अर्जुन और नवीन नाम के 2 भाई रहा करते थे। अर्जुन की आर्थिक स्थिति अपने भाई नवीन के मुकाबले बहुत कमजोर थी। एक दिन गांव के मुखिया के साथ नवीन अपने भाई की दुकान पर आया। अरे कैसे हो मेरे भाई अर्जुन? बस ईश्वर की कृपा है भाई। अरे तुम मुझसे केवल 6 महीने छोटे हो अर्जुन। हम दोनों ने बर्तन की दुकान भी एक साथ ही शुरू की थी, मगर देखो ना आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ हो। अरे सब ईश्वर की माया भैया।
यह सच है कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। कभी कभी मुझे मेरी पत्नी और बच्चों को पेट भर भोजन भी नहीं मिल पाता, लेकिन यकीन मानिए भैया, इसके बावजूद भी हमारा परिवार खुश है। हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं अर्जुन, मुझसे तुम्हारी ये निर्धनता देखी नहीं जाती। जब अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हुए देखता हूं और तुम्हारे बच्चों को तुम्हारे साथ दुकान पर काम पर लगा हुआ देखता हूं तो मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है। आखिर मैं तुम्हारे पिता समान हूं। आपने सही कहा भैया, बड़ा भाई पिता समान ही तो होता है। आपने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही काफी है। अरे तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम अपने उस टूटे फूटे मकान को छोड़कर मेरे घर पर रहने के लिए क्यों नहीं आ जाते? ना तो तुम्हारे उस टूटे फूटे घर में पंखा है, ना कूलर है, यहाँ तक के ओढ़ने के लिए ढंग का एक कंबल तक नहीं है। नहीं भैया, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। मैंने आपसे कहा ना, मेरा परिवार खुश है और हमें ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है। अरे देखो अर्जुन, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम्हारे भले की ही बात करूंगा ना। तुम्हारा वो टूटा फूटा घर जिस जमीन पर है, वो जमीन एक हाईवे के किनारे पर स्थित है। आजकल हाईवे के किनारे की जमीन के दाम अच्छे खासे मिल रहे हैं। मेरी जान पहचान भी है, तुम कहो तो मैं खरीदार से बात कर लेता हूँ। तुम्हें अपने उस मकान की अच्छी कीमत भी मिल जाएगी और तुम उसके बाद एक नया व्यवसाय भी शुरू कर सकते हो और दूसरा मकान भी खरीद सकते हो। नवीन की बात सुनकर अर्जुन गहरी सोच में पड़ गया। तभी नवीन के बगल में खड़ा हुआ गांव का मुखिया मुस्कुराते हुए बोला, अरे नवीन बिल्कुल सही बोल रहा है अर्जुन। आज के दौर में कौन सा ऐसा बड़ा भाई होगा जो अपने छोटे भाई के लिए इतना सोचता है। नवीन दिल का बहुत स्वच्छ है और तुम्हारी बहुत चिंता करता है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये फैसला तुम्हारे लिए कठिन है। तुम कुछ दिन और सोच लो और अच्छी तरह समझ लो। मुखिया जी सही बोल रहे हैं अर्जुन, और जब तक तुम मेरे घर में आराम से रह सकते हो। वैसे भी हम दोनों भाई हैं, विवाह से पहले हम दोनों साथ में एक घर में ही तो रहते थे। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए भैया। कोई बात नहीं, ठीक है, पर ज्यादा समय मत लेना, नहीं तो जमीन का खरीदार दूसरी जमीन खरीद लेगा। इतना कहकर नवीन मुखिया के साथ वहां से चला गया। दरअसल नवीन एक लालची व्यक्ति था। उसकी नजर अर्जुन की जमीन पर बहुत पहले से थी और अर्जुन एक बहुत सीधा साधा व्यक्ति था जो अपने भाई का बहुत सम्मान करता था। नवीन ने बंटवारे के दौरान भी संपत्ति में काफी घपला भी किया था। उसकी बेईमानी को सिर्फ अर्जुन और नवीन के पिताजी जानते थे, मगर अर्जुन को बताने से पहले ही वो इस दुनिया से चले गए। अब नवीन की नजर अर्जुन के उस मकान पर थी जो कि हाईवे के बगल में एक झोपड़ी के रूप में बना हुआ था। रास्ते में मुखिया नवीन से बोला, तुम्हें क्या लगता है नवीन, क्या अर्जुन तुम्हारी बात को मानेगा? मैं अपने छोटे भाई को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मुखिया जी। वो एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है। अपनी मूर्खता की वजह से ही वो आज तक कभी धन नहीं कमा पाया। उस बेवकूफ को तो ये भी नहीं पता कि उसके हिस्से की संपत्ति मैंने कितनी चालाकी से हड़प ली। इस बारे में सिर्फ तुम्हारे पिताजी ही जानते थे। बिल्कुल सही कहा मुखिया जी। पिताजी नवीन को इसी बारे में बताने ही जा रहे थे कि रास्ते में ही उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अचानक चल बसे। तो क्या अर्जुन की जमीन हड़पने के बाद तुम उसकी दुकान भी हड़पोगे? कम से कम दुकान तो उस बेचारे के पास रहने दो। अगर दुकान भी तुम उससे छीन लोगे तो अर्जुन और उसका परिवार तो सड़कों पर भीख मांगने लगेगा। मैं एक व्यापारी हूँ मुखिया जी, हमेशा फायदे का ही सौदा देखता हूँ। फिलहाल तो मेरा फायदा उसकी जमीन बेचने पर है। वैसे उसकी जमीन के तो लाखों रुपए मिल रहे हैं, उसमें से अर्जुन को कितना दोगे? पागल हो गए हैं क्या मुखिया जी? फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अरे कुछ दिन अपने घर में रखकर धक्के देकर बाहर निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अर्जुन कुछ भी नहीं कर सकता। इधर नवीन अपने घर पर अपनी पत्नी राधा से इस बारे में परामर्श करने लगा। अगर ये घर बेच देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? अरे तुम चिंता क्यों करती हो राधा? भैया ने कहा है कि जब तक वो हमें अपने घर पर रख लेंगे। सोचो राधा, हम उस पैसे से नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। पता नहीं क्यों मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा।
लेकिन तुम तो जानती हो कि मेरी दुकान पर बर्तन खरीदने वाले मेरे हाथ के बने हुए बर्तन खरीदते ही नहीं। हमारी बेटी चमकी 12 वर्ष की हो चुकी है। कल को हमें चमकी का विवाह भी करना होगा, तब क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? अर्जुन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। अगले दिन अर्जुन नवीन के घर पर पहुंचकर बोला, मुझे आपका फैसला मंजूर है भैया। मैं अपना घर बेचने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अर्जुन। तुम एक काम करो, तुम आज ही अपने परिवार को यहाँ लेकर आ जाओ। मैं आज शाम को ही उस बिल्डर से बात कर लेता हूँ। कल तक पैसे तुम्हारे हाथ में आ जाएंगे। अर्जुन अपने परिवार को नवीन के घर पर ले आया। उसके परिवार को देखकर नवीन की पत्नी कामिनी क्रोधित होकर नवीन से बोली, आप भी ना किन किन भिखारियों को यहाँ पर उठाकर ले आए हैं? इनके कपड़े तो देखो कितने मैले हैं। लग रहा है मानो सालों से इन सबको कपड़े ही नसीब नहीं हुए। अरे धीरे बोलो कामिनी, अगर कहीं गलती से भी अर्जुन के कानों में तुम्हारी आवाज पहुंच गई तो मेरे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। लेकिन आप एक बात कान खोल के सुन लीजिए, मैं उन तीनों को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे धीरज रखो, 2-3 दिन बाद मैं इन सबको धक्के देकर स्वयं घर से बाहर निकाल दूंगा। नवीन ने बड़ी चालाकी से एक सादे स्टैम्प पेपर पर अर्जुन का अंगूठा लगवा लिया। अर्जुन अपने भाई पर बहुत भरोसा करता था। शाम को अर्जुन ने वो जमीन लाखों रुपए में उस बिल्डर को बेच दी। 2 दिन बाद जब अर्जुन नवीन से बोला, भैया हमें यहाँ पर रहते हुए 2 दिन हो गए हैं और सच तो यह है कि मैं और मेरी पत्नी यहाँ पर असहज महसूस कर रहे हैं। आप मुझे पैसे दे दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अर्जुन की बात सुनकर नवीन क्रोधित होते हुए बोला, कौन से पैसे? कैसे पैसे? भैया वो मेरा मकान जो आपने बेचा था उसके पैसे। अरे मैं तुम्हें बताना भूल गया अर्जुन। बात असल में यह है कि वो बिल्डर धोखेबाज निकला। उसने हाईवे के बगल की तमाम जमीनों को धोखे से अपने नाम कर लिया और उन सारी जमीनों को मुंबई के किसी बड़े सेठ को बेच दी और वो देश छोड़कर फरार हो गया। नवीन की बात सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भैया मैं कहाँ जाऊंगा? अरे अब मुझे क्या पता तुम कहाँ जाओगे और क्या करोगे। अब तुम्हारी किस्मत ही इतनी फूटी है तो उसमें मेरा क्या दोष। और सुनो, आज शाम को ही तुम अपनी पत्नी और बेटी को यहाँ से लेकर चले जाना। हाँ, मेरी पत्नी तुम सबके साथ स्वयं असहज महसूस कर रही है। लेकिन भैया मैं कहाँ जाऊंगा? मेरे पास तो और कोई घर भी नहीं है। वो सब मुझे नहीं पता। देखो, वो सब मुझे नहीं पता। तुम मेरे छोटे भाई हो, इसलिए मैं तुमसे सिर्फ जुबान से कह सकता हूँ। अगर शाम तक तुम नहीं गए तो मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है। कहीं वो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को अपमानित करके घर से धक्के देकर बाहर ना निकाल दे। देखो, समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। अर्जुन रोता हुआ अपनी पत्नी और बेटी को वहाँ से ले जाकर अपनी दुकान पर बैठ गया। अर्जुन रात भर रोता रहा। तुम्हारे भाई ने हमारे साथ धोखा किया है। मैंने भैया पर कितना विश्वास किया। चिंता मत कीजिए, जरूर इसमें हमारे लिए ईश्वर की तरफ से कोई न कोई भलाई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करते? आपकी बिक्री यहाँ नहीं होती। आपके बनाए हुए बर्तन बहुत ही अच्छे होते हैं। आप उन बर्तनों को शहर में जाकर क्यों नहीं बेचते? हिम्मत हारने से क्या होगा? अगले दिन अर्जुन अपनी पत्नी के कहे अनुसार अपने बनाए हुए बर्तन दूसरे गांव में जाकर बेचने लगा। अर्जुन ये देखकर हैरत में पड़ गया कि उसके बर्तन एक ही दिन में सब बिक गए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही थी। मेरे हाथ के बने हुए बर्तन हमारे गांव में नहीं बिकते थे, मगर दूसरे गांव में तो सारे बर्तन बिक गए। अब मैं खूब मेहनत करूंगी। अर्जुन नए बर्तन बनाने में जी जान से जुट गया। एक दिन अर्जुन अपने बर्तन बेचकर अपने गांव वापस लौट रहा था। गर्मी ज्यादा थी। गर्मी की वजह से अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठ गया कि तभी एक बूढ़ा व्यक्ति बड़ी सी पोटली लिए हुए अर्जुन के पास आकर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ कुछ देर के लिए? क्यों नहीं बाबा, ये जंगल तो सबका है और इस पेड़ पर मेरा नाम थोड़ी लिखा हुआ है। मुझे बहुत जोरों से प्यास लगी है।
बूढ़े की बात सुनकर अर्जुन ने अपनी बोतल उस बूढ़े को दे दी। बूढ़ा एक ही सांस में सारा का सारा पानी पी गया। तुम तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हो। वैसे काम क्या करते हो? वो बर्तन बनाकर गांव में बेचता हूँ। अर्जुन की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी पोटली खोल दी। अर्जुन ने देखा उस पोटली में ढेर सारे बर्तन और एक बड़ी सी कढ़ाई रखी हुई थी। तुमने मुझे पानी पिलाया, तुम इस कढ़ाई को ले जाओ। मैं तुम्हें ये कढ़ाई भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मामूली कढ़ाई नहीं है। अब क्षमा करना बाबा, मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता। मैं एक मेहनती व्यक्ति हूँ और मैं अपनी मेहनत पर विश्वास करता हूँ। जीवन में कभी भी तुम्हें आवश्यकता पड़े तो यहाँ पर चले आना, और वैसे भी तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। इतना कहकर बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया। अरे मुझे तो लगता था मैंने अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दिया है, लेकिन ये तो फिर तरक्की कर गया। अरे आखिर तुम्हें अपने छोटे भाई से दिक्कत क्या है? अरे क्योंकि पिताजी बचपन से ही उसे मुझसे ज्यादा प्यार करते थे। मैंने बचपन में ही तय कर दिया था कि मैं अपने छोटे भाई को बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके पास जमीन थी, तुमने छीन ली। अब वो तुम पर विश्वास कभी नहीं करेगा। कोई बात नहीं, मैंने एक सादे स्टैम्प पेपर पर उसके अंगूठे के निशान ले लिए थे। कल मैं उसकी दुकान पर और उसके सारे बर्तनों पर भी कब्जा कर लूंगा। फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन नवीन ने जाकर अर्जुन को धक्के देकर उसकी दुकान से बाहर निकाल दिया और उसके सारे बर्तन भी छीन लिए। अर्जुन रोता हुआ अपने परिवार को लेकर पूरी तरह से सड़क पर आ गया। वो अपने परिवार को लेकर रोता हुआ उसी जंगल की ओर आ गया, जिस जंगल में एक दिन पहले उसको बूढ़ा व्यक्ति मिला था। अर्जुन उसी पेड़ के पास बैठकर रोने लगा। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति अर्जुन के पास आकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ने वाली है। अर्जुन रोते हुए सारी घटना उस बूढ़े को बताने लगा। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम्हें जो बर्तन देने वाला था, अगर चाहता तो कल ही जबरदस्ती दे सकता था, पर तुम्हारा बड़ा भाई इसे भी छीन लेता। इतना कहकर उसने वही कढ़ाई अर्जुन के सामने निकालकर रख दी। इस कढ़ाई को देख रहे हो? इस कढ़ाई को तुम जमीन में गाड़ देना। इसमें से बर्तनों का एक बहुत बड़ा पेड़ उग जाएगा। लेकिन बाबा, ऐसा कैसे हो सकता है? दरअसल ये धरती रहस्य से भरी हुई है बेटा। जिस तरह से तुम ये जंगल देख रहे हो, उसी तरह से इस धरती पर बर्तनों के पेड़ के जंगल भी मौजूद हैं। मैं उसी जंगल का रहने वाला हूँ। उस दिन मैं थका हारा अपने जंगल में जा रहा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वो बूढ़ा वहाँ से चला गया। अर्जुन ने उस बूढ़े के कहे अनुसार उस बर्तन को जमीन में गाड़ दिया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके सामने एक लंबा बर्तनों का वृक्ष लगा हुआ था और उस कढ़ाई का आकार बहुत बड़ा हो गया था। अर्जुन के सामने उस कढ़ाई के अंदर एक सुंदर 3 मंजिल का मकान बना हुआ था। उस मकान में हर चीज स्थित थी और वहाँ गार्डन भी था। उस गार्डन में तरह तरह के बर्तनों के पेड़ लगे हुए थे। देखा राधा, लगता है वो बूढ़ा व्यक्ति मायावी था। ईश्वर ने हम पर कृपा की है, उसने हमें रहने के लिए घर भी दे दिया। अर्जुन अपने परिवार के साथ उस कढ़ाई में बने हुए घर में रहने लगा। अर्जुन रोज बर्तन तोड़कर बाजार में बेचने जाता। देखते ही देखते अर्जुन अमीर हो गया। यही बात जब उसके भाई नवीन को पता चली तो वो जल भुन गया। बस बहुत हो गया। अब मैं अपने छोटे भाई को जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मैंने नहीं सोचा था। इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत भी नहीं है मुखिया। मैं आज ही जाकर अपने भाई को मार दूंगा। नवीन क्रोधित होकर उस जंगल की ओर चला आया। जंगल में उस कढ़ाई में बने हुए मकान
और बर्तनों के पेड़ को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नवीन गुस्से से उस घर में घुस गया कि तभी एक बड़ा सा बर्तन उसके सर पर गिर गया और नवीन की मौत हो गई। नवीन का मृत शरीर देखकर अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। बुरे का अंजाम हमेशा बुरा ही होता। तुम अब भी बुरे मन से ही मेरे पास आए थे और ईश्वर ने तुम्हें इसकी सजा दे दी। अर्जुन आज भी उस जादुई कढ़ाई के मकान में ही रहता है।